एज एसिंक्रोनस मोटर फीचर्स मैनेजमेंट। इस लैब में हम एक इंडक्शन मोटर के जो फीचर्स है उसको मैयर करेंगे। इसे एसिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं और इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। इसमें बेसिकली इस तरह होता है कि दो वाइंडिंग्स होते हैं, एक मेन वाइंडिंग है और दूसरा स्टार्टिंग वाइंडिंग है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग की सीरीज़ में हम एक कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं फेज एंगल क्रिएट करने के लिए। तो इसका स्टार्टिंग टार्क जो है वो मैक्सिमम होता है, और फिर जब मोटर अपनी रेटेड स्पीड तक पहुंच जाता है तो मोटर के शॉर्ट पर एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है। वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच कैपेसिटर की सीरीज़ में होता है। तो वो स्विच कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट करता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। फिर मोटर मेन वाइंडिंग से रन होता है। ये एक सिंगल फेज मोटर है, ये इसकी मेन वाइंडिंग है और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है। स्टार्टिंग वाइंडिंग की सीरीज़ में हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच, रोटरी स्विच भी कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी कहते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं। ये शॉर्ट पर लगा होता है और इसके जो कनेक्शंस है, एक साइड स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ लगा होता है और दूसरा साइड जो है वो कैपेसिटर के साथ कनेक्ट होता है। तो जब मोटर को हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग दोनों में करंट फ्लो करता है, तो करंट स्टार्टिंग करंट ज़्यादा होता है। जब मोटर अपने रेटेड स्पीड तक पहुंच जाता है तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है ये ओपन हो जाता है और ये कैपेसिटर और स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है ये सर्किट ओपन हो जाता है। तो मोटर सिर्फ मेन वाइंडिंग की वजह से रोटेशन करता है। ठीक है, तो जब स्टार्ट में ज़्यादा टार्क दरकार होता है तो इस मोटर को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन टेबल है, ये लोड करंट है, ये पावर फैक्टर है, टॉर्क है, रोटेशनल स्पीड है, इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर एंड मैकेनिकल आउटपुट पावर। तो आउटपुट पावर को मैकेनिकल इनपुट पावर पर डिवाइड करने के बाद एफिशिएंसी हम मालूम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर फाइंड करने के लिए लोड करंट और अप्लाइड वोल्टेज को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर वोल्टेज का एक रो भी क्रिएट करेंगे टेबल में। ठीक है, तो इस हिसाब से डिफरेंट लोड करंट पर हम इसका पावर फैक्टर, टार्क, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। ठीक है, लोड करंट हम कहाँ से चेंज करेंगे, तो इसके साथ मैं एक यहाँ पर मैंने एक पावर गेज कपल किया हुआ है। ये सिंगल फेज मोटर है, एसिंक्रोनस मोटर। इसकी रेटिंग्स है 120 वाट का मोटर है ये, और 220 इसकी सप्लाई वोल्टेज है। सही है, 1400 आरपीएम और 1 एम्पेयर इसका रेटेड करंट है। 1 एम्पेयर से हमने इसको जो करंट है ज़्यादा नहीं देना है। अच्छा, अब ये जो है ये इसका ये जो वाइंडिंग है ये, तो ये मेन वाइंडिंग है और ये जो नीचे है ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है। ठीक है, ये इसका फेज वाला साइड है और ये इसका न्यूट्रल है। ठीक है, और ये मेन वाइंडिंग का फेज है लाइव और ये न्यूट्रल है। पावर गेज का जो कनेक्शन है वो आपको मैंने पहले भी समझाया, ये दोबारा मैं थोड़ा समझाता हूँ। ये इसका जो आउटपुट है उसको एम्पियर मीटर के साथ कनेक्ट करते हैं। एम्पियर मीटर से ये ब्लू वायर मैंने यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया हुआ है, इसको हम हाई पे रखते हैं। तो मैंने ऑफ किया इसको ओपन, और इसको यहाँ टेकोमीटर के साथ कनेक्ट करते हैं और इस टेकोमीटर का जो दूसरा साइड है इसको यहाँ मैंने पावर गेज के साथ कनेक्ट किया। ये डीसी जनरेटर है। ठीक है, और इसका जो आरपीएम फाइंड करते तो आरपीएम फाइंड करने के लिए ये रेड और ब्लैक वायर जो है हम ये इसको यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। तो इसका ये जो कनेक्शन है ये प्रीवियस जो लैब हमने किए हैं उसी तरह है। ठीक है, अब हम मोटर का जो कनेक्शन है इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पर ये मोटर है, ये इसका मेन वाइंडिंग है, मैं वाइंडिंग वर्क लिखा है, इसको नेम दिया है, और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम सप्लाई के साथ वोल्टमीटर लगाते हैं। एडजस्टेबल एसी पावर सप्लाई है, इसको हम रोटेट करेंगे, एडजस्ट करेंगे। फिर उसके बाद वाटमीटर है, तो वाटमीटर का जो पीटी होता है उसको हम फेज और न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करते हैं, और जो सीटी होता है उसको हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद पावर फैक्टर मीटर है, तो इस वाटमीटर को हम पावर फैक्टर मीटर के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोबारा इसकी कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें हमें ये ऑप्शन मिलती है। फिर उसके बाद एम्पियर मीटर है, एम्पियर मीटर के बाद मेन वाइंडिंग और जो कैपेसिटर है यहाँ इसको कनेक्ट करते हैं। कैपेसिटर का दूसरा साइड स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ, और मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग को हम न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करते हैं। ये एम्पियर मीटर यहाँ शो किया गया है, मैंने इसको यहाँ कैंसिल करके यहाँ पे लगा दिया है।
और ये मैकेनिकली इसके साथ कपल है पावर गेज के साथ। पावर गेज का जो सर्किट है मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये पावर सप्लाई है, एसी वेरिएबल पावर सप्लाई, ये इसका पैज वाला साइड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैंने कहा था कि वोल्टमीटर लगाते हैं, तो ये रेड जो है ये फेज़ है और ये ब्लैक न्यूट्रल है, इसको यहाँ पर मैंने वोल्टमीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद है वाटमीटर। तो वाटमीटर का जो एक साइड होता है उसको हम फेज़ के साथ कनेक्ट करते हैं पीटी, और सीटी का भी एक साइड हम फेज़ के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये दोनों मैंने आपस में शॉर्ट किए हुए। अब पीटी का जो दूसरा साइड है उसको हम निगेटिव के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं न्यूट्रल के साथ, तो ये न्यूट्रल के साथ कनेक्ट हो चुका है। और सीटी का जो दूसरा साइड है उसको हम यहाँ पर एम्पियर मीटर के सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। ये वायर है, इसको यहाँ पर मैंने एम्पियर मीटर के सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पर मैं इस वायर को यहाँ डायरेक्ट मोटर के साथ नहीं कनेक्ट करता। यहाँ पर जो स्विच लगे हुए हैं, ये जो ब्रेकर लगा हुआ है ये एज ए स्विच काम करता है। इसको ओपन क्लोज करूँ तो ये एक स्विच है, ठीक है। अब जब मैं इसको क्लोज करता हूँ तो ये दोनों आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। तो ये एज ए स्विच मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ ये एम्पियर मीटर से आ गया है ये वायर येलो, और इसके नीचे जो ये वाला वायर है ये इसका दूसरा साइड है, ये मैंने यहाँ पर एम्पियर मीटर के साथ जो मेन वाइंडिंग है उसके साथ कनेक्ट किया है, ठीक है। मोटर का जो न्यूट्रल वायर है ये ब्लैक वाला है, इसको मैंने डायरेक्ट यहाँ सप्लाई के साथ कनेक्ट किया है ये, ठीक है। फिर यहाँ पर जो कैपेसिटर है तो इसका कनेक्शन हम किस तरह करते हैं। एक साइड मैंने यहाँ कहा कि ये डायरेक्ट हम पेज के साथ कनेक्ट करते हैं, तो ये मेरा पेज है, इसके साथ यहाँ पर मैंने कैपेसिटर कनेक्ट किया है। ये कैपेसिटर के कनेक्शंस है, ये कैपेसिटर का एक साइड है और ये कैपेसिटर का दूसरा साइड है, ठीक है। अब चूँकि मेरे पास सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं है तो मैं इस तरह करता हूँ कि ये साइड तो मोटर से इसका कनेक्शन आ चुका है। अब ये कैपेसिटर के थ्रू ये वायर जो है इसको मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है और इसको यहाँ मैंने स्विच के थ्रू इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर की सीरीज़ में मैंने यहाँ पर एक स्विच लगाया। तो ये स्विच सेंट्रीफ्यूगल नहीं है, इसको मैं मैनुअली ऑपरेट करूँगा। फिर उसके बाद ये जो वायर है इसको यहाँ पर मैंने रेड वायर, इसको यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ यहाँ पर कनेक्ट किया है। और स्टार्टिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग का जो एक साइड है उसको हम कॉमन करके न्यूट्रल के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। तो ये टोटल सर्किट कनेक्शन है। अब मैं सर्किट को रन करता हूँ, लेकिन चूँकि मेरे पास सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं है और मोटर जब स्टार्ट होता है तो ये बहुत ज़्यादा मैक्सिमम करंट लेता है, यानी इसकी जो मैक्सिमम रेटिंग है एम्पियर मीटर की वो 3 एम्पियर है। यहाँ पर भी फ्यूज़ लगा हुआ है, तो ये जो हमारा फ्यूज़ है ये मैक्सिमम 4-5 एम्पियर तक इसको बर्दाश्त कर सकता है। तो इसलिए मैं जब मोटर को स्टार्ट करता हूँ तो ये मोटर अचानक अपनी मैक्सिमम स्पीड तक पहुँच जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो सप्लाई मैं दूंगा उसके लिए मैं यहाँ पर मैंने मेन वाइंडिंग के सीरीज़ में एक स्विच लगाया है, ठीक है। जब ये स्विच क्लोज होगा तो मोटर स्टॉप कंडीशन में होगा। सबसे पहले मैं वोल्टेज को मैक्सिमम पे लाऊंगा रेटेड वोल्टेज पर, तो इसकी रेटेड वोल्टेज है 220 वोल्ट्स। तो यहाँ पर नॉब से मैं वोल्टेज को इंक्रीज़ करके 220 वोल्ट पर लाऊंगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ स्विच क्लोज करूँगा ये वाला, तो ये मोटर स्टार्ट हो जाएगा। और ये वाला स्विच पहले से क्लोज होना चाहिए कि कैपेसिटर मोटर सर्किट में पहले से मौजूद हो। जब मोटर अपनी मैक्सिमम स्पीड तक पहुंचेगा तो उसी टाइम मैं ये वाला स्विच ओपन करूंगा, तो कैपेसिटर जो होता है वो डिस्कनेक्ट होगा और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो भी डिस्कनेक्ट होगा। तो मोटर की जो रेटेड करंट है वो कम हो जाएगी, ठीक है। अब ये मैनुअली करता हूँ ये स्टेप, इसके लिए बहुत कम टाइम दरकार होता है, 1 सेकंड या 2 सेकंड, क्योंकि अगर उसके बाद मैं कैपेसिटर को ओपन नहीं करूँगा तो ज़्यादा करंट की वजह से ये सर्किट ट्रिप हो सकता है। अच्छा, सर्किट को मैंने यहाँ से ऑन किया हुआ है। यहाँ पर ये वाला स्विच जो मेरा है ये क्लोज है, जो मेन वाइंडिंग के साथ लगा हुआ है, और जो कैपेसिटर का स्विच है वो क्लोज कंडीशन में। अब यहाँ पर वोल्टेज देखिए तो ये है 214 वोल्ट्स, इसको मैं 220 पे लेता हूँ। यहाँ पर जो वोल्टेज है इसको हम ग्रेजुअली इंक्रीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी जो स्टार्टिंग करंट है
सॉरी स्टार्टिंग टार्क है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि ये पावर गेज के साथ कनेक्ट हो चुका है, ठीक है, ये मोटर। तो स्टार्टिंग टार्क इसका बहुत कम होता है, तो इस वजह से बहुत हाई करंट लेता है और जो मेन ब्रेकर है वो ट्रिप हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली सप्लाई के साथ कनेक्ट करना है 220 वोल्ट के साथ, और 1-2 सेकंड में यहाँ पर मैंने जो कैपेसिटर का स्विच है उसको फिर ओपन करना है। मोटर को मैंने स्टार्ट किया है, लेकिन ये जो स्विच है इसको मैंने 1 सेकंड से भी कम टाइम में ओपन करना है, ठीक है। अब जो मोटर का ये एम्पियर मीटर है, ये मोटर की सीरीज़ में लगा हुआ है, तो ये टोटल लोड करंट है और ये टोटल अप्लाइड वोल्टेज है। अब हम पावर गेज के जो आउटपुट पर जो मैंने एम्पियर मीटर को कनेक्ट किया हुआ है इसको, और अब पावर गेज सर्किट ट्रंक के ओपन है, तो यहाँ करंट फ्लो नहीं करता, तो इसके लिए मैं सारे स्विचेस को क्लोज करता हूँ। अब पावर गेज का जो आउटपुट है यहाँ पर करंट फ्लो शुरू हो गया, ठीक है। तो जो टेबल है उसमें हम IG, लेकिन IG की ज़रूरत नहीं है, हमने RPM फाइंड करना है और टार्क और मैकेनिकल पावर आउटपुट, ठीक है। यहाँ पर मैं टैपिंग चेंज करके जो करंट है आउटपुट वो करंट चेंज करूँगा। जब करंट मैक्सिमम हो जाएगा तो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से, मतलब ये जनरेटर का जो लोड है वो मोटर जो इफेक्ट होता है उसमें वो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ जो मोटर है उस पर लोड ज़्यादा हो जाएगा, उसी वजह से इसकी RPM और जो इनपुट करंट है वो भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये वाट मीटर है, ये वाट मीटर से हम ये रीडिंग ले सकते हैं। सबसे पहले जो टेबल में इनिशियल वैल्यू है IL की वो है 0, तो 0 पर हम चेक करते हैं कि ये वैल्यू उसका है, ये 0 है। लोड करंट, सॉरी 0 नहीं, IG पर IG 0 है। तो अब इस सूरत में लोड करंट की वैल्यू कितनी है, ये है 1.227 एम्पेयर्स। पावर फैक्टर मैंने चेक करना है, उससे पहले इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर 102, इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर 102 वाट, और जो आउटपुट मैकेनिकल पावर है, अब तक तो इस सूरत में क्योंकि ये 0 है, ये ओपन है, तो ये मुझे 0 दे रहा है, ठीक है। रोटेशनल स्पीड कितनी है 1545, टार्क जो है वो भी 0 दे रहा है। अब यहाँ पर पावर फैक्टर मेजर करते हैं, तो इसको मैं प्रेस करता हूँ, ये है 0.38, पावर फैक्टर 0.38 शो करता है, ठीक है। अब मैं यहाँ स्विच को क्लोज करता हूँ। पावर गेज करंट कितना है 0.1। अब इस सूरत में RPM है 1536, RPM चेंज हो गए, ठीक है, लोड की वजह से 45 थे, ये 36 हो गए, और टार्क है 134, और मैकेनिकल आउटपुट पावर है 21.6। अब यहाँ पर पावर फैक्टर चेक करना है, तो ये है 0.42, 0.38 से 0.4 हो गया, पावर फैक्टर थोड़ा इंक्रीज हो गया। अब वाट मेजर करते हैं 115, 12 से पावर इंक्रीज हो गया 115 पर, ठीक है। जो लोड करंट की वैल्यू है वो 1.21। अब मैं नाप को थोड़ा और घुमाता हूँ, तो जो पावर गेज का करंट है वो मज़ीद इंक्रीज होगा 0.2। अब यहाँ पर पावर गेज करंट इंक्रीज हो चुका है, मतलब लोड इंक्रीज हो चुका है, तो
लोड करंट जो है वो भी थोड़ा चेंज हो गया है, तो वो बहुत मामूली सी तब्दीली आती है। और पावर फैक्टर जो है 4.2 से 4.6 पर चले गया है, टार्क 134 से 238, और इस तरह रोटेशनल स्पीड और कम हो रहा है क्योंकि लोड ज़्यादा हो रहा है। और मैकेनिकल पावर जो है अब इलेक्ट्रिकल पावर अब ज़्यादा ले रही है क्योंकि मोटर पर लोड इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, अब मैकेनिकल पावर जो है आउटपुट वो भी इंक्रीज़ हो चुका है। अब यहाँ से मैंने डिफरेंट डेटा लिए हैं और अब इसको मैं ऑफ करता हूँ। ये जो लोड करंट है पावर गेज का करंट है, तो इस हिसाब से लोड करंट मतलब जब ये ज़ीरो है तो लोड करंट कम होता है। अब यहाँ पर मैंने लोड इंक्रीज़ किया, पावर गेज करंट इंक्रीज़ हो गया है, तो लोड करंट भी इंक्रीज़ हो गया है। इसमें बहुत मामूली तब्दीली आ रही है। 2.11 है ये 0.212 है ये 0.225 और 0.231 इस तरह ये इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस हिसाब से जब इस पर लोड इंक्रीज़ हो रहा है तो पावर फैक्टर भी इंक्रीज़ हो रहा है इसका। ठीक है, और उसी हिसाब से इसका टार्क भी इंक्रीज़ हो रहा है लोड की डिमांड पूरे करने के लिए। और इस तरह रोटेशनल स्पीड जो है वो कम हो रहा है क्योंकि मोटर पर लोड इंक्रीज़ हो रहा है, तो मोटर के जो आरपीएम है वो कम हो जाएंगे और इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो भी अब ज़्यादा ले रहेगी। जितना इस पर लोड ज़्यादा होगा उतना ये ज़्यादा लोड लेगा, उस हिसाब से ये आउटपुट पर उतना ही ज़्यादा मैकेनिकल आउटपुट पावर क्रिएट करेगा। अब यहाँ पर मैं एफिशिएंसी फाइंड करके फिर डेटा को वो क्या है क्लास में अपलोड करूँगा। लैब 11 कैपेसिटिव सिंगल